पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सफरेज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और उसकी डिफरेंट जो थ्योरीज थी, ठीक है, कि कौन कौन वोट डाल सकता है। और आज के लेक्चर में हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन को अब मज़ीद आसान ले जाएं, जो हमारे पाकिस्तान के MPA MNA या चेयरमैन को लेवल पे जो बंदे खड़े होते हैं, ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे नुमाइंदे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन की कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं? एक तो उनकी थ्योरीज़ है कि जनाब डेलीगेटरी थ्योरी। डेलीगेटरी थ्योरी के डिफरेंट नाम हैं। डेलीगेटरी थ्योरी को कहते हैं, मैंडेटरी थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन, इसको हम हैं इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन, इसको हम टेलीफोन थ्योरी भी कहते हैं। और इसको हम मिरर थ्योरी भी कहते हैं, मिरर रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी नाम से वो आपको 5 नंबर का नोट आ सकता है इस पे, ठीक है, 2 नोट लिखने के लिए दे सकता है वो। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब रिमांड समझना है रिप्रेजेंटेशन के वो किस किस तरह के MNAs MPAs होने चाहिए, लीडर्स वगैरह, जी सर, ठीक है। तो वो कहता है कि उसने टेलीफोन थ्योरी, डेलीगेटरी थ्योरी, इंस्ट्रक्टेड थ्योरी, ठीक है, कि उसको वो बंदा जो एक एरिया, एक हल्के वाले लोग वोट डाल के जिस बंदे को इलेक्ट करेंगे, वो उनके नज़रियात को या उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनको प्रमोट करेगा, जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करेगा, ठीक है। ये मेरे हल्के में वाम कह रही है जी उधर गैस नहीं है, मेरे हल्के में बिजली नहीं है, मेरे हल्के में एजुकेशन का मसला है, मेरे हल्के में हेल्थ का मसला है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जाके असम्बली में लेजिस्लेशन उसके मुताबिक करेगा। अगर वो करे तो उनको कहते हैं डेलीगेटरी थ्योरी, ठीक है। कहते हैं जी ऐसा ही होना चाहिए, या जो अवाम की राय है वही जाके जो उनकी डिमांड है वही असम्बली में कवानीन उनके मुताबिक बनने चाहिए। दूसरी थ्योरी अनइंस्ट्रक्टेड थ्योरी, ठीक है, ये इसकी अपोजिट आ जाती है, सारी बात है। या इसको ट्रस्टी रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, TRUSTEE, ट्रस्टी रिप्रेजेंटेशन। ट्रस्टी अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन, या इसको ट्रस्टी रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इसके लिए लास्की एक लॉ का बहुत बड़ा ज्यूरिस्ट है हमारा, बहुत अच्छा बड़ा लॉयर है, उसने बहुत सारी डेफिनेशन भी लिखी हैं। वो अपने एक पॉइंट देता है कि जी जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो अवाम का या सोसाइटी का सर्वेंट नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट दे के आप लास्की का नीचे हवाला दे सकते हैं। बेसिकली वो कहता है कि जब रिप्रेजेंटेटिव आपने अपना नुमाइंदा इलेक्ट कर ली है तो उसने जाके आपके मुताबिक आगे नहीं चलना होता, उसने अपनी जहानत के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक चलना है, ठीक है, कि मेरे लिए ये ज़रूरी है, ये मेरे नेशनल इंटरेस्ट में है, ये चीज़ ये मेरी पार्टी के इंटरेस्ट में है, ठीक है। कहते हैं जी रिप्रेजेंटेशन जो है अनइंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन जो है सोसाइटी नहीं देगी, या उन लोगों ने जिन्होंने उसे वोट दिया है वो लोग उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, वो अपनी मर्जी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके पास एक विजन होगा चीज़ों को आगे लेके चलने का। तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रस्टी रिप्रेजेंटेशन। कहते हैं जी देखो हर बंदे की एक जो आगे आता है उसकी एक विजडम होती है, अगर वो अपनी विजडम इसके एडवांटेजेस में जो पॉइंट जा रहे हैं, ठीक है, या कि वो कहते हैं अगर वो बंदा अपनी विजन को ही आगे नहीं पहुंचा सकेगा, इलाके वाले उसके इतने अवेयरनेस ना रखते हों, अनएजुकेटेड लोग हों, ठीक है, तो वो उनकी डिमांडें कहाँ से पूरी करता फिरेगा?
वो तो सारी बात है, वही स्टेप लेगा जो हल्के के लिए, अपनी आवाम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो कौन सी थ्योरी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए या अनइंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए आपके ख्याल में? ठीक है, एक होता है फिर चैमेलियन रिप्रेजेंटेशन। चैमेलियन कहते हैं बेसिकली गिरगिट को, जो गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी कभी कभी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये बिजली का मंसूबा आया तो हमारे हल्के के लिए था, दूसरे हल्कों को खुश करने के लिए उनको दे देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो गिरगिट की तरह रंग बदल जाएगा उस टाइम। पहले तो वो आपके वादे करके कि मैं आपकी सारी वादे पूरे करूँगा, ये चीज़ मुहैया करूँगा, ये भी मुहैया करूँगा, जब देने का टाइम आता है तो फिर वो नहीं करता, गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। इसको कहते हैं चैमेलियन रिप्रेजेंटेशन। स्टेट्समैन रिप्रेजेंटेशन। स्टेट्समैन रिप्रेजेंटेशन वो है, कहते हैं कि जो मर्जी बंदा इलेक्ट हो जाए, जिस मर्जी एरिया से वो इलेक्ट हो, वो रिप्रेजेंटेशन करेगा नेशनल इंटरेस्ट की। उसने नहीं देखना कि मेरी सोसाइटी के क्या मसले हैं। ठीक है, अगर उसने सोसाइटी के मसले हल करने हैं तो उससे नेशनल इंटरेस्ट को कोई बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अपनी सोसाइटी के मसले हल करे वो, लेकिन उसने ज़्यादा काम जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए करेगा। स्टेट्समैन रिप्रेजेंटेशन। एक लास्ट में आ जाता है पार्टी मेंबर रिप्रेजेंटेशन। अब पार्टी मेंबर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो एमएनए या एमपीए जो इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो कोई भी डिसीजन लेंगे उसको अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक वो लेंगे। ठीक है, अगर वो उनकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है तो वो फिर आगे उस पर बात नहीं करते। अगर उनकी पार्टी की पॉलिसी है तो वो उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यही सिस्टम चलता है, चैमेलियन रिप्रेजेंटेशन या फिर पार्टी रिप्रेजेंटेशन। पार्टी का ये एजेंडा है कि उन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनाना। ठीक है, तो वो असम्बली में खड़े होके ना इस पे बिल पेश कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही अगर पार्टी कहती है कि नहीं बनाना तो उस पर कभी वोटिंग होती है, रेफरेंडम होता है, तो वो उसके हक में वोट नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट ही वोट देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी की पॉलिसी जो है वो उसके अगेंस्ट जा रही है। इसके अलावा आ जाती है मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। अब मिनॉरिटी में सारी बात है, पॉलिटिकल मिनॉरिटीज़ भी होती हैं। मिनॉरिटी की कितनी इकसाम है, हम तो मिनॉरिटी को बहुत देखते हैं ना, एक रिलीजियस मिनॉरिटी जो है, ठीक है, जिनमें क्रिश्चियन आ गए, हिंदू आ गए, ठीक है, ये हम कहते हैं ये रिलीजियस। एक पॉलिटिकल मिनॉरिटी है, वो सारी बात है, अपोजिशन ग्रुप आ जाता है, उनके पास मिनॉरिटी, वो भी मिनॉरिटी होती है ना असम्बली में, दूसरी मेजॉरिटी होती है। इसी तरह रेशियल मिनॉरिटी भी होती हैं, रेसेस काफ़ी होती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं कल्चरल मिनॉरिटी, ऐसा जो सिर्फ कल्चर उनके अपने हाथ तक रह जाता है। ये अक्सर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में या बलूचिस्तान में, सिंध में जाके निकलें तो बहुत सारा कल्चर होता है, वो सिर्फ लोकल सतह पे ही होता है। अक्सर जो कैलाश के हम देखते हैं, उनके जो कल्चर है वो सिर्फ लोकल सतह पे ही है, वो कल्चरल मिनॉरिटी बन जाती है कि ये सिर्फ चंद लोगों का कल्चर है। ठीक है, इसी तरह लिंगुअल मिनॉरिटी होती है, लैंग्वेज की बेस पे। ठीक है, सराइकी हैं, वो अगर बाकी पंजाब की निस्बत देखा जाए तो वो कम है, पंजाबी ज़्यादा हैं। ठीक है, वो उनकी निस्बत अपनी मिनॉरिटी में आ जाती हैं। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के जो फार्मूले होते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जेएस मिल कहता है कि असेंबली में अगर एक बंदे के पास 2/3 अक्सरियत है तो पीछे 1/3 भी तो है ना, जो 1/3 है वो मिनॉरिटी होती है, सारी बात है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास सबसे पहले हमने सिस्टम पढ़ा था सेनेट के इलेक्शन के लिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, प्रेफरेंसेस होती हैं, वोट डाले जाते हैं, जब एक बंदे के वोट मुकम्मल हो जाते हैं, कोटा डिसाइड किया जाता है,
कोटे के मुताबिक उसके वोट मुकम्मल हो जाते हैं, तो अगले जो वोट हैं वो नेक्स्ट बंदे को शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, आस्ता आस्ता नेक्स्ट। इसीलिए इसको सिंगल बट ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं कि आगे आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब एक बंदा इलेक्ट हो गया है कोटे के मुताबिक, पहले कोटा डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो कोटा हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिफरेंट दो तरीके हैं। एक सिस्टम है हारे सिस्टम, HARE हारे सिस्टम, एक एंडरे सिस्टम, ANDARE एंडरे सिस्टम। हारे सिस्टम वो कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, उनको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट से। तो कोटा सिस्टम ऐसे निकालते हैं। कोटा वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 वोटर्स हैं और 4 सीटें हैं, तो 2500 का कोटा बन जाएगा। कोटा डिसाइड हो गया एक लाइन, यानी कि एक बंदे को मिनिमम 2500 वोट रिक्वायर होंगे। जो एंडरे सिस्टम है उसमें कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स +1 और टोटल नंबर ऑफ सीट्स +1। तो हम आज अपने सिस्टम में देखते हैं जिसके मुताबिक सेनेट का इलेक्शन होता है तो एंडरे सिस्टम के मुताबिक होता है। इसमें हमने मजीद ऐड कर लिया ओवरऑल में +1, ब्रैकेट भी अगर लगाएंगे तो +1 आ जाएगा आगे, ठीक है। तो इस तरह हम कोटा डिसाइड करते हैं, ठीक है। कोटा डिसाइड करने के बाद फिर हम देखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि वोट इसको किस तरह लेने हैं। एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर उनके लिस्ट सिस्टम। लिस्ट एक लिस्ट लगा दी जाती है, ठीक है। ये सिस्टम चलता है इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में। लिस्ट सिस्टम ही बेसिकली प्रोपोर्शनल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की सिस्टम के मुताबिक ही है। उसमें कैंडिडेट जितने होते हैं उनकी पूरी लिस्ट लगा दी जाती है, ठीक है। उसके मुताबिक वो वोट देना शुरू करते हैं और हर बंदे का एक ही वोट सिस्टम होता है, ठीक है। नाम सिर्फ थोड़े से डिफरेंट है इनके, उनको दूसरे इटली और स्विट्ज़रलैंड में जाके इसको सिस्टम को कहते हैं लिस्ट सिस्टम है ये, ठीक है। मेरिट्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके मेरिट्स क्या हैं, वो कहते हैं जी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑन वोटिंग स्ट्रेंथ, every minority has equal chance, it prevents sudden radical changes, minority has equal chance, third point of सडन जो चेंजेस आती हैं ना उनको रोकता है, प्रिवेंट्स एनी सडन रेडिकल चेंजेस। और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। पहले कोटा डिसाइड किया जाता है फार्मूले के मुताबिक, कोटे के मुताबिक आगे फिर वोट डालने शुरू होते हैं, कितने वोटर हैं उसके मुताबिक कितने सीटें होंगी। तो ये सारे सिस्टम को समझना मुश्किल है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स है तो सारी बात है, इट लेक्स सिंप्लिसिटी, इसमें सिंप्लिसिटी नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, सारी बात है, सिंगल मेंबर के लिए तो नहीं होगा, वो मल्टीपल मेंबर होते हैं। जब एक की वोट मुकम्मल हो जाएंगे कोटे के मुताबिक, उसके बाद दूसरे के शुरू हो जाएंगे, फिर तीसरे के शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे सिस्टम चलता जाएगा एंड पे जाके जितने वोट बच जाएंगे, ठीक है, जितनी सीटें मुकम्मल हो जाएंगी वोट उतने भी बच जाएंगे। कहते हैं कोटे के मुताबिक आप मिनोरिटीज़ को आप मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि हमने उनको बिल्कुल सेफ गार्ड कर दिया। एक इसके बाद होता है लिमिटेड वोट सिस्टम। लिमिटेड वोट सिस्टम, लिमिटेड वोट सिस्टम में ये होता है कि इसमें जारी बात है कोटा तो डिसाइड कर लिया जाता है, लेकिन अगर 5 सीटें हैं ना
तो हर बंदे को 3 वोटों का हक दिया जाता है। तो वो क्या करता है, एक बंदा कैंडिडेट को एक ही वोट डाल सकता है, ठीक है। अगली प्रेफरेंस उसकी दूसरी होगी, इसी तरह फिर तीसरी प्रेफरेंस को डालेगा। ये आता है लिमिटेड वोट सिस्टम। अगला सिस्टम आ जाता है अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम अल्टरनेटिव वोट सिस्टम में क्या होता है, लिस्ट बनी होती है, वो चॉइसेस दे देते हैं। जब वोट डालने गए हैं ना, आप वोट डालने जाते हो, आपके सामने चॉइसेस होती है, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, टोटल 4-5 कैंडिडेट हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस देते हो, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है। एक बंदा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूसुफ रज़ा गिलानी की बात कर लेते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की फर्स्ट प्रेफरेंस, कोटा हमारे पास था 30 का, कि 30 वोट होने चाहिए, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जाके देखते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की 28 बंदों की फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन 30 होनी चाहिए थी। फिर वो देखेंगे सेकंड प्रेफरेंस में कौन आ गया है। सेकंड प्रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि उनकी कितनी है, कितने बंदों की। अगर वो 30 बंदों की है सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है, तो वो इलेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे तो 30 सारी पता है यूसुफ रज़ा गिलानी के होने चाहिए, पहली प्रेफरेंस वो देखते हैं। अगर उसने पूरे वोट लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है। सेकंड प्रेफरेंस में उसके वोट नहीं निकले, फिर थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी पहली प्रेफरेंस ही रखेंगे, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, पहले नंबर पे यूसुफ रज़ा गिलानी को रख लेते हैं, दूसरे नंबर पे हम मौलाना फजल रहमान को रखते हैं। तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं कि नहीं, हम पहले नंबर पे यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर मौलाना फजल रहमान को रखेंगे। इस सूरत में क्या होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट ज़्यादा हो जाएंगे और मौलाना फजल रहमान के वोट कम होंगे। उसके यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट कम होंगे क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगा, और जो दूसरा फजल रहमान, उसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। तो ज़्यादा लोगों की सेकंड प्रेफरेंस होगी तो सीट जो है मौलाना फजल रहमान को मिल जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी अगर इस सिस्टम के मुताबिक उनको भी सिस्टम नहीं मिलेगी। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है, थर्ड प्रेफरेंस देखी जाती है। ये डिपेंड करता है कि टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल थी, ठीक है, और कैंडिडेट कितने खड़े हुए, और जो वोट डाल रहे होंगे, सारी बात हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, एमपीएस जो हैं। एक होता है कम्युलेटिव वोट सिस्टम, इसमें भी लिस्ट बना दी जाती है, कैंडिडेट्स होते हैं, इतनी सीटें हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो कम्युलेटिव वोट सिस्टम में होता है बंदे को 3 से 4 वोटों की इजाज़त दे दी जाती है। एक वोट मैंने इसको दे दिया है, एक वोट मैंने अगले मेंबर को दे दिया, एक वोट मैंने तीसरी पार्टी को दे दिया है, चौथा वोट मैंने चौथी पार्टी को दे दिया है, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज क्या है, वो 4 के 4 जो वोट है ना, वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है। वो चाहे तो एक ही बंदे को अपने 4 वोट दे दे, वो चाहे तो सब में डिवाइड करके सबको राज़ी कर ले और सबको एक एक वोट दे दे, ठीक। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये ब्रिटिश ने की थी पाकिस्तान इंडिया में, ठीक है। इसमें 2 किस्म की होती है, बाय सेपरेट इलेक्टोरेट और बाय जॉइंट इलेक्टोरेट। और तो कहीं नहीं ये इम्प्लीमेंट हुई, ये सब इंडिया कॉन्टिनेंट में सिर्फ इधर ही हुई है। सेपरेट इलेक्टोरेट जिसमें सिर्फ अगर पाकिस्तान इंडिया के देखा जाए, मुस्लिम लीग का जो कैंडिडेट खड़ा है, मुसलमान सिर्फ अपने उस कैंडिडेट को ही वोट डाल सकता है, ठीक है, दूसरी पार्टी को वो वोट नहीं डाल सकता। ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, यही मुस्लिम लीग मांग रही थी ब्रिटिश से, ठीक है, कि कौन से जॉइंट इलेक्टोरेट, ये कांग्रेस कह रही थी। फर्स्ट कौन सा सर, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये आपने पाकिस्तान अफेयर में पढ़ोगे ये चीज़,
सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम लीग Yes, कह रही थी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट पढ़ो, जो मुसलमानों के वोट हैं वो सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदों को पड़ेंगे। सबसे पहले शिमला डेपुटेशन में इसी चीज ठीक है। पर लोगों ने फोकस किया, उसके बाद तब जाके मुस्लिम लीग में भी उन लोगों ने अपना फर्स्ट सेपरेट इलेक्टोरेट को आप देखोगे कि गांधी ने 1916 में शिमला डेपुटेशन में मान भी लिया था वर्ल्ड वार 1 के दौरान, Yes, sir. ठीक है, कि मुसलमानों को चलो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, बाद में जाके फिर अगेंस्ट हो गए, खिलाफत मूवमेंट आती है ये सारे। उसके बाद है फंक्शनल एंड टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि जो MP MNA उम्मीदवार है वो जिस हलके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है, Yes. वहाँ पे उसकी जारी बात है जायदाद वगैरह या कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक खास जारी बात है वो खास हिस्से को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको कहते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा एक एंड पे आ जाती है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि जी वकला की एक तहरीक है, वो वकीलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बार का पंजाब बार का जो सदर है, ठीक है, इसी तरह सिंध बार का सदर है, और सिंध की जो वकला बरादरी है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उनका जो चेयरमैन है इंजीनियर्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, ठीक है, ये होते हैं इनके फंक्शंस होते हैं, वो अपने खास किस्म की कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आपने कर लेने साथ, ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स में सारी बात है यही आ जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा देंगे, ठीक है, दूसरे लोगों को कम देंगे। अगर इंजीनियर्स की ज़्यादा चलेगी तो वो वकील डॉक्टर वगैरह को कम सहूलियत देंगे, इंजीनियर्स को ज़्यादा देगा, ठीक है, इसी तरह वकील आएगा तो वकीलों को ज़्यादा देगा, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा एज देगा, बेनिफिट देगा, दूसरी कम्युनिटी को कम देगा। इसको कहते हैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन।